हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में क्लास 11th का थर्ड लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसके 5 से 6 पार्ट अपने देख चुके हैं। अगला अपने देखते हैं जिसमें अपना टॉपिक रहेगा अम्लीय मृदाएं या एसिडिक सॉइल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मृदा सॉइल। ये अपने लेसन का नाम है और ये अपना आज का टॉपिक रहेगा अम्लीय मृदाएं या एसिडिक सॉइल। ठीक है, अम्लीय मृदा या एसिडिक सॉइल किसे कहते हैं? अम्लीय मृदा, इसमें आज पढ़ेंगे अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा कैसे बनती है, क्यों बनती है, किस प्रकार, वजह क्या रहती है अम्लीय मृदा बनने की, और फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अम्लीय मृदाओं से छुटकारा किस प्रकार से पाया जा सकता है, मतलब उनका प्रबंधन किस प्रकार से अपने कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अम्लीय मृदा क्या होती है। वह मृदाएं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन की अधिकता होती है, वह मृदाएं कौन सी होती है? अम्लीय मृदाएं होती है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि अम्लीय मृदाएं दो प्रकार की, अम्लता मृदाओं में क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो सक्रिय मृदा और एक संचित मृदा, संचित अम्लता। सक्रिय अम्लता और संचित अम्लता। सक्रिय अम्लता क्या होगी कि वो सक्रिय होगी, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? चली जाती है। जो मृदा के अंदर जो जल पाया जाता है उसके अंदर, विलयन के अंदर घुली रहती है, उस मृदा को क्या बोलेंगे? सक्रिय अम्लता बोलेंगे। और संचित अम्लता जो मृदा कणों पर चिपकी हुई रहती है उनको क्या बोलेंगे? संचित अम्लता बोलेंगे। इतना अपने पढ़ते हैं, आगे दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे अपने। सबसे पहले अपने देखते हैं अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। वह मृदाएं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों, हाइड्रोक्साइड आयन कौन से थे? OH- आयनों की तुलना में हाइड्रोजन आयन कौन सा होता है? H+ आयन व एल्यूमिनियम Al+3 एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होती है अम्लीय मृदाएं कहलाती है। कौन सी अम्लीय मृदाएं कहलाई? जिसमें हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होगी। किससे? हाइड्रोक्साइड आयनों से। हाइड्रोक्साइड आयनों से क्या होती है? अधिकता होती है, अम्लीय मृदाएं कहलाती है। दूसरा देखते हैं अम्लीय मृदाएं आर्द्र क्षेत्रों में, जहां पे पानी क्या होता है? अधिक होता है, आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा इनमें क्या होता है? जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जीवांश पदार्थ की अम्लीय मृदाओं में मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अब अम्लीयता के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है,
टाइप ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता के प्रकार। टाइप ऑफ एसिडिटी कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक नंबर है सक्रिय अम्लता, एक्टिव एसिडिटी। सक्रिय अम्लता या एक्टिव एसिडिटी। सक्रिय अम्लता क्या होगी? मृदा विलयन में उपस्थित, मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के कारण, हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता सक्रिय अम्लता कहलाती है। अब ये सक्रिय है तो ये क्या होगा? ज्यादा हानिकारक होगी। यह अम्लता जो सक्रिय होता है वो ज्यादा होता है, अधिक हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, ये मृदा क्या होगी? अधिक हानिकारक होगी। दूसरा देखते हैं संचित अम्लता। अब संचित अम्लता कौन सी होगी? रिजर्व एसिडिटी। जो अम्लता मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयनों के कारण होती है संचित अम्लता कहलाती हैं। जो अम्लता मृदा कणों पर अवशोषित आयनों के कारण होती है वो संचित अम्लता कहलाती है। अब देखते हैं अम्लीय पदार्थों का निर्माण, अम्लीय मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण। अम्लीय मृदा का निर्माण कैसे होता है और क्यों होता है, इसकी अपने जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक नंबर पर आता है पेत्रक पदार्थ। पेत्रक पदार्थ। अब पेत्रक पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे वह मृदा बनती है वो क्या कहलाते हैं? पेत्रक पदार्थ कहलाते हैं। आपने सुना होगा तुम्बे के बेल के तुम्बे ही लगते हैं, मतलब जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही क्या होती है? संतान होती है। इसी प्रकार क्या होगा? जो पेत्रक पदार्थ यदि अम्लीय प्रकृति के होंगे तो बनने वाली मृदा भी क्या होगी? अम्लीय मृदा होगी। जैसे जिन चट्टानों या पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है वह यदि अम्लीय प्रकृति के हैं तो बनने वाले मृदा भी क्या होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। मृदा भी अम्लीय प्रकृति की होती है। यानी कि जिन चट्टानों से निर्माण होगा, जिन पदार्थों से निर्माण होगा वो क्या होगी? अम्लीय होगी। तो बनने वाली चट्टान भी क्या होगी? अम्लीय होगी। जैसे
क्वार्ट्ज व ग्रेनाइट चट्टानों से बनने वाली मृदा में सिलिका की मात्रा होती है, जो जल के साथ क्या करेगी, संयोग करके सिलिसिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे बनने वाली मृदा अम्लीय हो जाती है। आपको 5 सेकंड का टाइम है, वीडियो को पॉज कीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप इसे नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, आपने पढ़ रहे थे कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है। फर्स्ट पढ़ा था आपने पैतृक पदार्थ के कारण। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा अधिक वर्षा से क्षारों का ह्रास। क्या होगा अधिक वर्षा से क्षारों का ह्रास किस प्रकार से होगा? वर्षा अधिक होगी तो जल में जो घुलनशील खनिज पदार्थ होंगे, क्षारक पदार्थ होंगे, साल्ट होंगे, वो नीचे चले जाएंगे, निक्षालित हो जाएंगे, जिससे क्षारों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और मृदा अम्लीय हो जाएगी। मृदा उदासीन होती है तो क्षार निकल जाएंगे तो क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, तो मृदा कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। तो इसमें अपने लिखते हैं अधिक वर्षा से जल में घुलनशील क्षारक आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम क्या करेंगे, जल में घुलनशील आयन जल के साथ घुलकर निचले सतहों में चले जाते हैं। क्या होंगे, निचले सतहों में चले जाते हैं, जिससे मृदा में अम्लीयता, अम्लों की सांद्रता बढ़ती है और मृदा अम्लीय हो जाती है। क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी। क्यों कि क्षारक नीचे चले जाएंगे तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा, मृदा अम्लीय हो जाएगी। उसके बाद में पढ़ते हैं अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। यदि अपने क्या करेंगे, लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, श्योर है। तो इसको भी अपने क्या करते हैं, लिखते हैं अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग लगातार अम्लीय उर्वरकों जैसे कौन कौन से हैं, जैसे अमोनियम
सल्फेट व अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से मृदा में अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो क्या था, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करने से भी क्या होगा, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। चौथा अपने देखते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ से क्या होगा कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करेंगे, उससे ह्यूमस का निर्माण होगा। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण होगा तो वो क्या होंगे कि ह्यूमस में जो अम्ल पाए जाते हैं, ह्यूमस में कार्बनिक अम्ल होंगे, वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे और अम्लों का निर्माण करेंगे। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या विच्छेदन से ह्यूमस का निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस में उपस्थित जो क्रियाशील समूह है, जैसे कार्बोक्सिलिक उपस्थित क्रियाशील समूह है, जैसे कार्बोक्सिलिक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक होते हैं जो खनिज से हाइड्रोजन आयन, कौन सा, हाइड्रोजन आयन H+ आकर्षित कर पृथक कर देते हैं, क्या होगा, ये जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन को क्या होंगे, आकर्षित करके अलग कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे CO2 वह कार्बनिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, वह कार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, वह मृदा अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में CO2 की मात्रा बढ़ेगी और मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। पांचों पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। अब सूक्ष्म जीवों का क्या प्रभाव पड़ता है मृदा की अम्लीयता पर? मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव अब कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो बेले थोड़ी बैठे रहेंगे। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, विघटन करेंगे, अपघटन करेंगे, जिससे वह अपन कहते हैं वह नाइट्रीकरण भी करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं। इससे इन प्रक्रियाओं
इन प्रक्रियाओं से अम्लों का क्या होगा, निर्माण होता है। अब मृदा में अम्लों का निर्माण होगा तो क्या होगा, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो मृदा अम्लीय कैसे होगी कि सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का विघटन करेंगे, जिससे अम्लीय मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इन सब को नोट कीजिए। फिर अपने पढ़ेंगे मृदा का अम्लीयता का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ जी, तो अब अपने पढ़ेंगे कि अम्लीयता का है फसलों पर या पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पौधों पर प्रभाव, ऐसा क्या प्रभाव है कि फसलों पर और पौधों पर वो पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अधिक अम्लीय जो मृदाएं होती है, अधिक अम्लीय मृदाओं में जो H+ आयन होता है, अधिक अम्लीय मृदाओं में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से पौधों पर क्या होगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा अपने देखते हैं कि जड़ों की बढ़वार क्या होगी, रुक जाएगी, जड़ क्या ही ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। क्या होगा, जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। तीसरा अपने पढ़ते हैं पौधों की जैविक क्रियाएं। कौन कौन सी जैविक क्रियाएं, जैसे कोशिका विभाजन जैविक क्रियाएं, डीएनए का निर्माण, व श्वसन क्रियाएं आदि प्रभावित होगी। आदि क्या होगी, प्रभावित होगी। ये काम क्या होंगे, पौधों में प्रभावित होंगे, जिससे पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाएगा। कुछ पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि का अवशोषण रुक जाता है। ठीक है, इनका अवशोषण नहीं कर पाएगा पौधा। और पांचवां पॉइंट देखते हैं, पौधे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाते हैं। छठा पॉइंट अपने देखते हैं कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये सारे थे फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, इनको नियंत्रण किस प्रकार से अपने किया जा सकता है। तो अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है कि अम्लीय मृदा ना बने।
1 नंबर समुचित जल निकास। यदि जल निकास अच्छा होगा तो क्या होगा कि उसमें वायु संचार अच्छा होगा और जो मृदा में CO2 होगी वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगी और क्या होगा कि वो वातावरण में चली जाएगी, जिससे अम्लीय मृदा का निर्माण नहीं होगा। देखते हैं जल निकास करने से मृदावातन बढ़ता है। मृदा में वायु का संचार क्या होगा, बढ़ता है और मृदा में उपस्थित मृदा में उपस्थित CO2 जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती, जिससे अम्ल का निर्माण नहीं होता, अम्लों का निर्माण नहीं होता। अब अम्लों का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगी, मृदा अम्लता नहीं बढ़ेगी। दूसरा पढ़ते हैं क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। पहला था, दूसरा क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। अब क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट व कैल्शियम नाइट्रेट जैसे क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से क्या होगा कि उर्वरकों के अवशेष अम्लता से अभिक्रिया कर उसे उदासीन कर देते हैं। उसे क्या कर देंगे, उदासीन कर देते हैं। तीसरा अपने पढ़ते हैं क्षारीयता प्रतिरोधी फसलें। अब जो क्षारीय प्रतिरोधी फसलें हैं उन फसलों का अपने क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उन फसलों की क्या बुआई करेंगे। तो ये 2-3 प्रकार की होती है, कम अम्लीयता सहनशील, कम अम्लीयता सहनशील फसलें और सामान्य और अधिक। क्या करेंगे, अम्लीयता प्रतिरोधी फसलों का उपयोग। तो ये क्या होती है, कम अम्लीयता, सामान्य अम्लीयता और अधिक अम्लीयता। जैसे क्या होती है, गेहूँ, जौ, राई, आंवला, ये सभी क्या होती है, ये फसलें होती है अम्लीयता सहनशील, सहनशील फसलें हैं। ठीक है, ढेंचा, ये क्या होगी, अम्लीयता सहनशील फसलें होगी। इनका उपयोग करने से क्या होगा कि मृदा में अपने कुछ उत्पादन ले सकते हैं। चूने वाले पदार्थों का उपयोग, चूने वाले पदार्थों का उपयोग। अब क्या होता है, 1 नंबर चूने वाला पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जल के साथ करेंगे तो बुझा हुआ चूने का निर्माण होगा प्लस बुझे हुए चूने का क्या होगा, निर्माण होगा प्लस H2 गैस प्राप्त होगी। और यदि इसका उपयोग अपने करते हैं, जो वातावरण में CO2 होगी उसके साथ करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट व जल का निर्माण होगा। इसी प्रकार क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ जो मृदा का समूह जुड़ा होता है,
हाइड्रोजन के साथ मृदा कण, हाइड्रोजन के साथ मृदा कण जुड़ा है तो उसमें अपने CaOH की ट्वाइस चुनने का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा कि कैल्शियम के साथ मृदा कण जुड़ जाएगा और वो हाइड्रोजन हट जाएगा तो संचित मृदा को अपने क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वह जल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा कि कैल्शियम के साथ क्या होगा कि कार्बोनेट हट जाएगा और मृदा का कण जुड़ जाएगा और क्या होगा कि जल का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया और इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अपने मृदा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करवा देते हैं और जो एसिडिक सॉइल होती है उससे अभिक्रिया करके चुनने वाले पदार्थों का उपयोग करने से क्या होता है, मृदा का, अम्लीय मृदा का क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें लवण प्रभावित मृदाएं पढ़ेंगे और सेम इसी प्रकार लवण प्रभावित मृदाएं कैसे बनती है, क्या लवण प्रभावित मृदाएं होती है, कैसे बनती है और क्या फर्क पड़ता है फसलों पर और किस प्रकार से उनका सुधार किया जा सकता है। और अंतिम टॉपिक अपने राजस्थान की मृदाएं रहेगा। थैंक यू सो मच। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।